बार जोरदार तालियां बजाकर कुलदीप भैया का स्वागत करिए आप सब। अंतर्राष्ट्रीय कवि आदरणीय कुलदीप चिरंगीला। कोई दिक्कत नहीं है, ताली वाली रहने दो, अब तो हो गया। मैं तो चाहता हूं आप निकलो। और जो इधर पुरुष वर्ग बैठा है, या तो सब इधर आ जाओ, या फिर आप सब इधर आ जाओ। कवि सम्मेलन दादा बीच में फंसे पड़े हैं। अभी तक मैं ये समझ रहा था कि कोई माता बहन ही बैठी है। साल ऊपर गई तो मालूम पड़ा कि दादा। अब दादा की ये पीड़ा के निकल नहीं सकते, निकले कहां से? चारों तरफ माताएं बहनें घेर के बैठी है। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है। माइक करंट मार रहा है शुरू से। मेरे अंदर भी फीलिंग बड़ी अजीब व गरीब आ रही है। खाली पड़ी बिछात को प्रणाम करता हूँ। क्या बात है, वाह। तालियां बजाओ। आप मत बजाना, बजा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ। इसी के साथ एक भाई साहब अपने मोबाइल से कुछ देखते हुए आकर के इस प्रकार बैठ रहे हैं। इस प्रकार शतक मारने के पश्चात सचिन तेंदुलकर अपने गंतव्य स्थान पर आकर बैठने के लिए जोरदार तालियां। शानदार प्रदर्शन। आ जाओ, मैं आ जाओ, बहुत मेहरबानी होगी। एक रजाई में 5 फंसे, इतने तो एक अल्टो में ही आते हैं। केजरीवाल जी वाले सब सचिन तेंदुलकर की बोल ने काम कर दिया। वाह। आ जाओ। किसी ने कहा है कि समय का बीमा नहीं होता, हुनर की चोरियां नहीं होती, और आप पहले ही नजदीक आ जाते तो हमारे बीच में ये दूरियां नहीं होती। क्या बात है, वाह वाह वाह। हालांकि लोग कवि सम्मेलन छोड़ सकते हैं, रजाई नहीं छोड़ सकते हैं। ये भी प्रणाम करता हूँ बाबूजी आपको। आपकी मुस्कुराहट बड़ी अच्छी, बस बीच का एक दांत जो गायब है। ऐसा लग रहा है जैसे सिगरेट पीने के लिए स्टैंड बनवा रखा हो। कोई दिक्कत नहीं। ताली वाली मैं बिल्कुल नहीं बोलूँ, आप ताली वाली बजाओ। माता बहनों से निवेदन है कि निकल जाओ आप भी। क्या है, मेरे अंदर तो फीलिंग ये आ रही है जैसे आज कवियों ने सब मिल के मेरे को लाल कृष्ण आडवाणी बना दिया। मतलब देश में मेरा कोई काम ही नहीं बचा। सच बताऊं, बहुत आनंद आ रहा है गुरुदेव। मैं सच बताऊं, जब मुझे बताया गया, और ये मंच तो वैसे ही पावन मंच है साहब, इसलिए पावन मंच है जिस मंच पे स्वयं मुरलीधर कथावाचक हो, वो मंच तो अपने आप में पवित्र हो जाता है। और ये कवि अगर यहाँ पर आए ना, मैं सच कहना चाहता हूँ, इन्हें कहा अंतर्राष्ट्रीय कवि है, मेरे को इन्हें खड़ा कितनी बजे किया? 12:45 पे। और गुरुजी, मैं एक घोषणा करता हूँ, ये मेरा कविता पढ़ने का समय नहीं है, ये मेरा पीपल पे उल्टा लटकने का समय है। फिर भी मैं आपके बीच में कविता, आप बैठ जाओ, मत लोड मत लो, रिकॉर्डिंग हो रही है। वैसे ही 300 वीडियो हैं यूट्यूब पे मेरे, और आजकल तो कवियों को भी यूट्यूब पे देख के बुलाते हैं। स्थितियां इतनी बदल गई है कि बच्चे टेस्ट ट्यूब से आ रहे हैं और कवि यूट्यूब से आ रहे हैं। बहुत गहरी बात बोली। ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में अतिथि जो है वो टायर ट्यूब से आए। परिवर्तन हो गया हमारे देश में। क्या बात। महाकुंभ चल रहा है, 144 साल के बाद महाकुंभ आया। धारा 144 लगती है तो 4 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और 144 साल के बाद में कुंभ आया तो 4 लोग इकट्ठे ही नहीं हो पा रहे हैं, जगह ही नहीं है। और जहां गुरुदेव कुंभ की शुरुआत हनुमान चालीसा से होती थी, वहीं कुंभ की शुरुआत मोनालिसा से हो रही है। बहुत बड़ी, ये सच्चाई है साहब। लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है साहब। 5 मिनट में आप मेरे को समझ गए होंगे कि ये आदमी चेहरे से दिखता है, वैसा है नहीं। बहुत सारी बात कही भाई रवि सरल जी, मैं धन्य हो गया आपको सुन के। मेरी तो इच्छा थी कि आप एक आधा गीत और पढ़ें, लेकिन कोई बात नहीं, इनको अगले वर्ष हम सुनेंगे। बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा, लेकिन मैंने कहा कि कवि यहाँ पर जो आए हैं, 2 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ, और आपकी तालियां ये निर्धारित करेगी कि कुलदीप रंगीला इस मंच पर कितनी देर खड़ा रहेगा। मेरा भाई पुलकित नागर आपके अपने नगर का एक गौरव है। मैं कहना चाहता हूँ कि पुलकित नागर कौन है साहब, कि हर गली, हर शहर, हर मकान सुनता है, मृतकों की आत्मा संतों का ध्यान सुनता है। और पुलकित नागर कवि है, मगर हमें खुशी इस बात की है कि इसे इसका गांव नहीं पूरा हिंदुस्तान सुनता है। इसे इसका गांव नहीं पूरा हिंदुस्तान सुनता है।
सारा जगह हो गई, आप चाहो तो निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी अलग परेशानी है साहब। मजा आ रहा है। दीदियाँ बैठी है, आप देखो 5-7 मिनट आपका लूँ, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि क्या होता है हम गाँव के लोग बोरिंग कराते हैं तो जब बोरिंग कराते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या गारा निकलता है, मिट्टी निकलती है, गिट्टी निकलती है, पन्नियाँ निकलती है, उसके बाद में हमको शुद्ध जल प्राप्त होता है। अब ये जो गए हैं शुद्ध जल आपको अब प्राप्त हुआ। और शुद्ध जल के लिए देखो क्या होता है, में से कह रहे बोले कुलदीप भैया आप पढ़ो, मैडम को बाद में पढ़वा दूंगा। वो मैडम भी इतनी सी। मैंने कहा स्टैंड वाले माइक की जरूरत ही नहीं, उस पर ही पढ़ा दो उसको। मतलब जितनी बड़ी इनकी हाइट है, इतने बड़े तो हमारे यहाँ मैकेनिक के पास में पेचकस होते हैं। सच बता रहा हूँ। क्या बात है, वाह, लाया बाबू लाया। कोई नहीं, बाबू ही लाता है देश में, और कोई नहीं ला रहा है। वाह। आइए साहब, मैं कहना चाहता हूँ गुरुदेव के चरणों में बैठकर और निवेदन कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा जोर से चिल्लाता नहीं हूँ, क्योंकि वीर जैसा मेरा चीचीस नहीं है। वो जब मेरा नामांकन हुआ तो इन कवियों ने मेरा नाम रख दिया कुलदीप रंगीला। है नहीं, सही कह रहा हूँ। अब मेरी पीड़ा ये कि नाम रंगीला, पर ऊपर वाला रंग देना ही भूल गया। ये करने की जरूरत नहीं है, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बाल देना भूल गया, तो ये ऊपर वाले की मिस्टेक होती है दादा। और देखो मैं गंजों का बड़ा सम्मान करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि हमारे देश में गंजे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्ण गंज, अर्थात बिना पतरे का मकान। दूसरे होते हैं अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में दोनों तरफ सवारियां लटक के जा रही है, वो भी विदाउट टिकट ने। ऊपर से इनके बड़े बड़े कान, ऐसा लगता है जैसे कोई साइकिल पे 2 दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा है। ये गंज नहीं, हाँ नहीं दादा, ताली भी बजानी पड़ती है। बजाते रहोगे, चलता रहेगा क्या। नहीं तो कवि सम्मेलन तो हो गया है, हम भी यही चाह रहे थे। मैं तो ये चाह रहा था कि आप भी निकलो और हम भी निकले। नहीं तो क्या होता है साहब, मैं कहना चाहता हूँ ये कवि यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ इसलिए आए हैं कि किस्मत वाला वो है जिसको, अरे किस्मत वाला वो है जिनको गुरुजी का आशीर्वाद मिले। अरे यह मत पूछो फिर क्या क्या यहाँ से जाने के बाद मिले। यह मत पूछो फिर क्या क्या यहाँ से जाने के बाद मिले। क्योंकि साहब बहुत सारी समस्याओं का अंत नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे ना, कवि सम्मेलन में ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि कितने लोगों में कविता पढ़ी गई, महत्वपूर्ण ये होता है कैसे लोगों में कविता पढ़ी गई। हमारे भारत में भले ही 200 लीटर दूध नहीं है, भीड़ भाड़ के कवि सम्मेलन होते हैं, कई बार कविताएं भीड़ में चली जाती है और कभी भाड़ में चला जाता है। यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है। हम तो साहब आपकी मुस्कुराहट के लिए जीते हैं। सच बताऊं, कहीं काका हाथरसी जी ने कहा कि डॉक्टर वेद बता रहे कुदरत का कानून, जितना हंसता आदमी उतना बढ़ता खून। अगर एक के भी चेहरे पर हमारी कविता से मुस्कुराहट आ जाती है। हमारे गुरुजी ने जब अपना उद्बोधन दिया तो ये कहा कि कवि वो है जो रुलाना भी जानता है, जो हंसाना भी जानता है। तो साहब अगर कहीं ना कहीं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई तो हमारा यहाँ पर आना सार्थक हो जाएगा। अगर यहाँ से हम कुछ लेकर जाएंगे, अभी नहीं बजाना। मतलब मेरी दिक्कत ये कि कवियों को भी बताना पड़ रहा है कि कहाँ बजाओ, अभी नहीं बजाना। क्या होता है, बैंड बजे ना बारात के टाइम पे बजते हैं, फेरे के टाइम पे थोड़ी बजाना है। ये अलग बोली कि इसकी शादी नहीं, इसका जन्म कुंडली लेके बैठी हो सबकी। हालांकि बहुत देखो, कवित्री के बाद में पढ़ना बड़ा कठिन काम होता है। देखो इनने पढ़ा, इनकी आवाज बड़ी सुरीली है, क्योंकि इनके गले में साक्षात मां सरस्वती विराजमान और मेरे गले में भेरू महाराज। और गुरुजी सच बताओ, यहाँ तो बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हो रहा है। नहीं तो हम हमारे देवास में बड़ा महानगरों में कवि सम्मेलन कराते हैं ना, तो आयोजक हमसे एक ही बात बोलता, बोला कवित्री बोला ना। अभी नहीं आई, एक ही आई है। भाऊजी तैयार ही बेटे, कवित्री दो लाना। मैंने कहा 2 क्यों? बोले एक ढंग की पढ़ने वाली, एक ढंग की दिखने वाली। अब मेरे को समझ में नहीं आता भाई, जब ढंग की पढ़ने वाली से काम हो जाए, बाकी एक क्वालिटी सब में मिले नहीं। अब जो ढंग की पढ़े वो ढंग की दिखे नहीं, जो ढंग की दिखे वो ढंग की पढ़े नहीं।
प्रॉब्लम बहुत, तो मैंने ऑब्जर्वेशन करा क्या होता है कि हमारे गांव में हम शादी ब्याह होते हैं, किसी हलवाई को ठेका देते हैं कि भैया ये 200 लोगों की रसोई बनाना, तो देखना वो हलवाई भी अपने साथ हमेशा 2 भाई लेके आएगा। सच बता रहा हूं। एक तो ढंग की दिखने वाली और एक ढंग की काम करने वाली। अब जो ढंग की, जो क्या होता है कि जो ढंग की दिखती है उसका कोई काम नहीं, वो बैठ के केवल लहसुन छीलेगी। और जो बुरी गत की है वो पूड़ी भी बना लेगी, सब्जी भी बना लेगी, मतलब सारे काम कर लेगी। लेकिन जो ढंग की दिखती है उसका एक ही काम, बैठ के लहसुन छीलो। 11 बजे जाओ तो लहसुन छीले, 3 बजे जाओ तो लहसुन छीले। मतलब बाबूजी लोग क्या खाना खा के घर निकल जाए उसके बाद भी जाओ तो बेटी बेटी लहसुन ही छिला करे। तो मैंने 3 वर्षों तक ऑब्जर्वेशन किया। मैंने कहा ये हलवाई इस भाई को बुला के टकाटक भाई को बुला के 500 रुपए किस बात के देता है? हाँ। वो हलवाई है ना, उस भाई को 500 रुपए केवल इस बात के देता है कि वो टकाटक भाई को बिठा के रखो नहीं तो फूफा जी और मौसा जी बार बार आके बोलते हैं कि चाय पानी लगे तो बता देना, बाकी कोई खास बात नहीं। ये ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन है साहब। आनंद हाथ से जगह इसी के साथ क्या कटिंग बनी है, क्या दुकान में बनी है, क्या घर पे ही काट लिए बाल? ऐसा लगता है सिर में ज्वारे बोए हुए हैं। गजब का, मतलब यहाँ के बच्चे कटिंग भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से करा रहे हैं। इधर किचन, इधर बेडरूम। ढंग से ताली बजाओ तो अपन आगे बढ़े। साहब बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैंने क्या कहा कि भले ही कम लोग हैं लेकिन जितने भी लोग बैठे हैं, आपने विजस बहुत अच्छे तरीके से सुना, गीत बहुत अच्छे तरीके से सुना। भाई रवि के मैं चाहता हूं कि एक बार रवि सरल के सम्मान में पूरा सदन जोरदार ताली बजाए। मैं कई वर्षों से खोज रहा था कि शायद कोई मुझे अच्छा कलमकार मिले, लेकिन सच कहना चाहता हूं कि आज जब इनकी आवाज मैंने सुनी, इनकी लय देखी, इनका संबोधन देखा, इनका शब्द संयोजन देखा, ऐसे कवि को हर मंच पे होना जरूरी है साहब। और इसकी शुरुआत मंच के कवियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कवि सम्मेलन करें तो ऐसे गीतकार को मंच पे जरूर रखें ताकि कविता जन जन तक पहुंच सके। और इसकी शुरुआत आप सबको साक्षी मानकर कुलदीप रंगीला करता है कि भाई रवि सरल आप नोट कर लो, 21 मार्च से 28 मार्च के बीच आपको देवास में आना है। अपना सूटकेस पैक करो और 21 तारीख को देवास में आ जाना। इतने लोगों के सामने कुलदीप रंगीला घोषणा कर। वहां जुगल किशोर जी महाराज के प्रवचन है, 8 दिन भंडारे चलेंगे, तुम भी खाना और मैं भी खाऊंगा। कवि सम्मेलन में हमारे ही फजीते पड़ रहे हैं। ये कौन सी बैंक का OTP है? ये आधार कार्ड से लिंक होने जाएगा। लिंक कर दो इसको। बढ़िया बैठा था बाबूजी, काय को टेंशन ले रहे हो? हाँ हाँ दादाजी हो आप उसके, बहुत बढ़िया, प्रणाम करता हूँ आपको। वो आपको देख के आपके पास नहीं आ रहा है, ये आपको देखना चाह रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है साहब, ये आनंद है। हम आनंद में जीने वाले लोग। मालवा का आदमी तो जीता ही अपने आनंद में। जितनी मस्ती हमारे मालवा में, हम कहना चाहते हैं साहब इस मंच से कि अगर हम चाहते हैं हमें आगे बढ़ना है, हमें अखंड होना है, तो एक बात कहना चाहता हूं कि हम हमारी संस्कृति को जिंदा रखें, हम हमारी इस बोली को जिंदा रखें जो मालवा बोली है। आप देखना, 2 बिहारी लोग आपस में बात करते तो बिहारी में बात करते, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं, एक झपड़ दूंगा तो सूरज का इधर का उधर हो जाएगा। तो तमिल के लोग बात करते हैं गुरुजी, वो अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। वो तमिल में बात करते हैं, इंगड़पो नांदड़पो नांदड़पो इंगड़पो इंगड़पो नांदड़पो नांदड़पो इंगड़पो। क्या बात है? ये भाषा का प्रभाव है साहब। अभी पिछले दिनों मदुरई में कवि सम्मेलन, यशवंत पाटीदार सिंगम बोले यार भैया मेरे को कहीं बाहर ले जाओ MP के। मैंने कहा चल मदुरई में कवि सम्मेलन है, चलते हैं। अब दोनों पहुंच गए, आयोजक ने फोन लगाया, पहुंचे हम। जैसे ही रेलवे स्टेशन से उतरे, अब सिंगम को हिंदी आती, मेरे को हिंदी मालवी दोनों आती, पर वहां तीनों नहीं आती। अब वो होटल का नाम हमारा मीनाक्षी, तो ऑटो वाले से कहा कि मीनाक्षी होटल जाना, तो ऑटो वाला तमिल में शुरू हो गया, इंगड़पो नांदड़पो नांदड़पो इंगड़पो इंगड़पो नांदड़पो नांदड़पो। जब तक ताली नहीं बजेगी यही चलेगा, इंगड़पो नांदड़पो नांदड़पो इंगड़पो इंगड़पो। आप क्या बेच रहे हो? इंगड़पो नांदड़पो करके कोई सामान बेच रहा हूँ? क्या बात है? बड़ी मुश्किल से पहुंचे होटल मीनाक्षी भाई साहब।
गुरुजी रूम नंबर दिया हमको 203, रूम में गए, दोनों सो गए और 5 मिनट बाद वेटर ने दरवाजा खटखटाया। मैं दौड़ के गया और मैंने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला वो वेटर तमिल की भाषा में मुझसे बोला है, "ए वणक्कम।" मैं समझा नाम पूछ रहा है। मैंने कहा कुलदीप रंगीला देवास। उसने टॉवेल लिया चला गया। 10 मिनट बाद फिर आया, फिर दरवाजा खटखटाया। मैं दौड़ के गया और फिर दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला वो वेटर फिर मुझसे बोला है, "ए वणक्कम।" कुलदीप रंगीला देवास। तो ये यशवंत पाटीदार कोष्टक में सिंघम बैठे बैठे हंसने लगा। मैंने कहा हंस क्यों रहे? बोले मैंने गूगल पे सर्च करा, वणक्कम का मतलब नमस्कार होता। भाई साहब आप फोकट में उसको नाम बता रहे हो। मैंने कहा आप फंसने दो उसको। मैं इंतजार करने लगा। 10 मिनट बाद वेटर फिर आया, फिर दरवाजा खटखटाया। मैं दौड़ के गया और दरवाजा खोला, पर वेटर बोले उसके पहले मैं बोला, "ओ वणक्कम।" तो अब की बार वेटर बोला, "ए कुलदीप रंगीला देवास।" ये भाषा का प्रभाव होता है। क्या बात है, वाह वाह। ये भाषा का प्रभाव होता है साहब। हम हमारी संस्कृत और मालवा तो इतनी मीठी बोली कि हम किसी से भी पूछ ले क्यों रे कहाँ जा रही है, यहीं। कहाँ से आ रही है? यहीं से। यहाँ क्यों खड़ा है? यूं ही। मतलब कोरोना जैसी महामारी हमारे बीच में आई, लेकिन हम तो यूं ही। हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता सा। और वो एक बात कहना चाहता हूं, हमने कोरोना झेला है। आज हम लोगों के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि हम एक दूसरे के सामने जिंदा बैठे हैं। क्या बात है, वाह साहब, एक दूसरे के सामने जिंदा बैठे। इससे बड़ी तो हालत ये हो गई थी कि हवा में उड़ने वाले हवा को तरस गए थे। वो दिन हमने देखे। आप तो गांव में रहते हैं साहब, खुशहाल लोग हैं, लेकिन शहरों में क्या स्थिति थी? हर जगह हालत खराब। जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क, जिसको देखो उसके चेहरे पे मास्क। मैं तो टेंशन में था, ऐसा नहीं हो कि आने वाली संतान है हमारी बाली और सुग्रीव के जैसी पैदा हो। ये हालत। कोरोना में कोई बाहर नहीं निकला। दिव्यांश, मैं भी बाहर नहीं निकला। अगर कुछ बाहर निकला तो केवल मेरा पेट बाहर निकला, मैं बाहर नहीं निकला। लेकिन साहब एक बड़ी बात कह देना चाहता हूं, कोरोना काल ने गुरुजी हमें क्या सिखाया? आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन इस कोरोना काल ने हमें बताया है भाई साहब कि आदमी रोटी के बिना रह सकता है, कपड़े के बिना रह सकता है, मकान के बिना रह सकता है, लेकिन मेरे दोस्त आदमी आदमी के बिना नहीं रह सकता है। ये हमने कोरोना काल। क्या बात है, क्या बात है, वाह। कितनी पीड़ाएं झेली साहब हमने। कई सपनों को खोया, कई अपनों को खोया, लेकिन अब एक उपलब्धि आपको गिनाना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि सनातनियों का मंच है साहब, भागवत कथा के हम पवित्र मंच पर बैठे हैं और अगली टिप्पणी पे शायद यहाँ से वहां तक कोई हाथ खामोश नहीं होगा। आधा मिनट तक उस टिप्पणी पे ताली बजेगी। मैं जानता हूं कि कोरोना में हमने कई सपनों को खोया है, कई अपनों को खोया है, पर कोरोना काल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि हमारे भगवान श्री राम जो तिरपाल में थे वो अब मंदिर में आ गए। क्या बात है, वाह। अरे इतनी बड़ी उपलब्धि अगर हमें मिलती है गुरुदेव, तो हम 2 वर्ष क्या पूरी जिंदगी कोरोना में गुजार सकते हैं। क्या बात। पूरा देश राममय हो गया भाई साहब, पूरा देश राममय। गली गली में, गांव गांव में जुलूस निकल रहे हैं। मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और राम आ गए। हालत ये हो गई भाई साहब, मैं सच बताऊं, आज सुबह जब घर से निकल रहा था ना, एक भाई साहब मेरे से टकरा गए। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू कौन? बोला सुलेमान। उसने कहा तू? अब अपन कवि ठहरे, अपन ने काफिये मिला दिए। मैंने कहा तू सुलेमान, तू सुलेमान तो मैं हनुमान। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और बोला दिखता तो कुंभकर्ण के जैसा है। मैंने कहा अपन तो बिल्कुल हनुमान। बोला हनुमान है? मैंने कहा बिल्कुल। बोले प्रमाणित कर सकता है? बोला हाँ कर सकता हूं। बोला हनुमान है तो सीना चीर के राम दिखा। अब अपन फंस गए, क्योंकि अपन ने घोषणा तो कर दी, पर अपन तो नकली के हनुमान। मैंने कहा देख भाई, अभी मैं मंदसौर कवि सम्मेलन में जा रहा हूं, जब कल सुबह लौटूंगा तो तेरे को सीना चीर के राम दिखा दूंगा। बोला हनुमान के लिए कौन सा मुश्किल 2 मिनट का काम है? सीना चीरो और राम दिखाओ, पीछे पड़ जा भाई साहब। वो
मैंने कहा फिर टालने की कोशिश की। मैंने कहा न तो मेरे पास कोई अस्त्र है, न कोई शस्त्र है, न चाकू है, न छुरी है, तेरे को राम कहां से दिखाऊं? तो दौड़ के गया और नई की दुकान पे से लाके एक उस्तरा मेरे हाथ में पकड़ा दिया, बोले सीना चीर कर राम दिखा। लेकिन साहब उस भगवान श्री राम के नाम में इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आदमी अगर सच्चे मन से उनका स्मरण करे तो दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं होता है। मैंने भी अपनी आंखों को बंद किया, उस भगवान परमपिता परमेश्वर का स्मरण किया, सीना चीर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे बाबूजी, वो सुलेमान अस्पताल में भर्ती है, सीने में 18 टाके आए हैं, पुलिस मेरे को ढूंढ रही है, फिर भी तुम ताली नहीं बजा रहा। एक बार जोरदार तालियां। मैं बड़ा टेंशन में था। मेरे को लग रहा था कि आज कवि सम्मेलन में क्या धीरे धीरे करके एक एक करके जा रहे हैं, लेकिन मैं वाकई में आपका साहब एहसानमंद हूँ, क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता। ये हमारे भाई पुलकित का प्रेम था जो हमको यहाँ पर खींच लाया है। गुरुदेव का आशीर्वाद हम लोग लेना चाहते थे, यहाँ पर हम आ गए हैं। नहीं तो पैसों की तो ये स्थिति हम जानते हैं कि आज से कुछ वर्ष पहले हमने बड़ी दीपावली पे जिस नोट की पूजा की थी भाई साहब, छोटी दीपावली पे उसी नोट को निकाल के हमने घर से बाहर फेंक दिया। आप जानते पैसा मायने नहीं रखता है। जब पुलकित ने कवियों को फोन लगाया, मेरे को भी फोन लगाया 4 दिन पहले, खींच खींच कुछ खींच खाच खींच खाच खींच, कुलदीप भैया एक कवि सम्मेलन है। मैंने कहा तो बोला आपको आना है। मैंने कहा बजट? बोला आ जाओ आप तो मेरा प्रेम है। मैंने कहा कवि कौन कौन है? बोला वो उषा दास आ रही है। उषा दास कौन? तुलसीदास जी की भतीजी। बोले नहीं, उषा दास मधुमणि से आ रही है। तो मैंने कहा तुम टेंशन मत करो, उषा दास से मेरे को 500 रुपये कम दे देना। बोला आ जाओ आप तो उसको 500 में बुलाया है। टेक्निकल लोग हैं साहब आपके यहाँ के, मतलब काम कैसे करना ये तरीका बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और मैंने क्या कहा, पैसा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है केवल आपका प्रेम। आगे मेरे को 3 दिन की यात्रा करना है, अगर यहाँ से कुछ लेकर के जाएंगे तो आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद लेके जाएंगे, क्योंकि आपका प्रेम, आपकी तालियां, ये जो कवि आते हैं ना, ये माला के लिए नहीं आते हैं, माल के लिए भी नहीं आते हैं, लेकिन जब आपकी आशीर्वाद स्वरूप तालियां इनको मिलती है तब कभी यहां से माला माल होके जाते हैं। क्या बात है। साहब कहना चाहता हूँ, गुरु जी के उपस्थिति में 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूँ और आपकी बड़ी ताली देखना चाहता हूँ कि पैसा आदमी के रूप बदल सकता है। पैसा आदमी के रूप बदल देता है, कहीं छांव तो कहीं धूप बदल देता है। मंदिर किसी भी भगवान का हो, उसके सामने एक पेटी होती है, उस पेटी में भी साक्षात लक्ष्मी देवी बैठी होती है। और यहाँ से कविता के साथ यात्रा करना मित्रों, कि पैसा अगर उस पेटी में हो तो आदमी को पुजारी बना देता है, पैसा अगर तिजोरी में हो तो आदमी को सरकारी बना देता है, पैसा अगर गल्ले में हो तो आदमी को व्यापारी बना देता है, और पैसा अगर कटोरे में हो तो आदमी को भिखारी बना देता है। पैसा अगर कटोरे, क्या बात, तो आदमी को भिखारी बना देता है साहब। और हमारे गुरुजी जिन्होंने संकल्प लिया था कि इस मंदिर का निर्माण करेंगे साहब, असली संत वो होते हैं। और हमारा तो सौभाग्य कि हम इनके सानिध्य में बैठे हैं, नहीं तो क्या परिवर्तन बहुत हुए हमारे देश में। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि 6 महीने पहले मेरे को चिकनगुनिया हो गया था। कवि सम्मेलन 2 साल से कोरोना के कारण चल नहीं रहे थे, सारे कवि परेशान। अब मेरे पिताजी ने 25,000 रुपए लगाए। कोरोना में मैं बिस्तर पे पड़ा, ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही है, कविगण मेरे को देखने के लिए आए। तो दिव्यांश ने पूछ लिया, भैया कैसा लग रहा है? अब मैं बोलूं उसके पहले मेरे पिताजी बोल उठे, बोले उनसे पूछ के देखो जिनका पैसा लग रहा है। तो साहब पैसा मायने नहीं रखता, आदमी के संबंध मायने रखते हैं। और उसी संबंधों को, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, एक एक व्यक्ति अमूल्य। और सबसे बड़ी बात कि हमारी माताएं बहनें बैठी है। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, क्योंकि इतनी रात्रि को आप कविताएं सुन रही है साहब। और एक घटना मेरे को किसी ने यहाँ पर बताई थी कि यहाँ पर शायद किसी गाय के बछड़े का सिर काटा गया है साहब। असंभव था, बहुत परिवर्तन हुए हैं। मैं कहना चाहता हूँ, आप तक बात पहुंचाना चाहता हूँ, आपके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि एक एक व्यक्ति यहाँ पर मेरे लिए कीमती है, क्योंकि 350 करोड़ में एक फिल्म बनती है, लाल सिंह चड्ढा जवान साहब। 350 करोड़ में बनने वाली वो फिल्म भी इतने लोग इकट्ठे नहीं कर पाती है जितने लोग इस भागवत कथा के इस प्रांगण में उपस्थित हैं, क्योंकि आप सब राष्ट्रभक्त लोग हो। वरना क्या स्थिति कर दी है इस बॉलीवुड ने। माता मैंने बेटी, आप टीवी सीरियल देखती है, एकता कपूर के सीरियल देखती है,
और एकता कपूर के सीरियल कौन से होते हैं जिनको देखने के बाद में घर की एकता कपूर की तरह उड़ जाए? भाई साहब, इसका रिश्ता उसके साथ, उसका उसके साथ, उसका इसके साथ और इसका फिर इसके साथ, और सीरियल का नाम पवित्र रिश्ता। मतलब कहां जा रहा था देश? बॉलीवुड ने हमको क्या दिया? पहले क्या गीत आया करते थे भाई साहब, हम गीत सुनते थे, मग्न हो जाया करते थे। अभी परसों के दिन जो है एक गीत बज रहा टेलीविजन पे, एक महिला ने पिंजरे में एक तोते को रखा, उस तोते के सामने गाना गा रही है। और गाना कौन सा? आज मैं जवान हो गई हूँ, हो मिट्ठू मियाँ गुल से गुलिस्तान हो गई हूँ। तो पिंजरे में से तोता बोलता ये गीत होते थे। और आजकल के गीत, तेने मारी एंट्री यार, दिल में मची घंटी यार, टन टन टन। ऐसा लगता ही नहीं है गीत बज रहे हो, ऐसा लगता है जैसे घर के बर्तन उठा के बाहर फेंके जा रहे हो। ये हालत होगी। पहले हम भाई साहब गीतों के माध्यम से बात कर लिया करते थे। मैंने क्या कहा, मेरा नाम रंगीला पर रंग देना भूल गया, और अपन बाथरूम सिंगर, मेरी आवाज इतनी सुरीली तो है नहीं। अब मैं जब भी कवि सम्मेलन में जाता हूँ तो लक्ष्य से रगड़ रगड़ के नहाता हूँ और गाना गाता हूँ। अब आज भी मैं अंदर बाथरूम में गाना गा रहा, बाहर मेरी धर्मपत्नी झाड़ू लगा रही है, अंदर मैंने गाना फंसाया, साबुन रगड़ते रगड़ते। गाना कौन सा? पानी में जले रे मेरा गोरा बदन, क्या बात, गोरा बदन है गोरा बदन। बाहर धर्मपत्नी झाड़ू लगा रही और अपन साबुन रगड़ते रगड़ते कवि सम्मेलन में आना। फिर शुरू हुआ, पानी में जले रे मेरा गोरा बदन, गोरा बदन है गोरा बदन। तो शुरू हो गई बाहर, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले। क्या बात है, क्या बात है, वाह। ये मैं पीछे देखता ना तो ये वाह वाह करते हैं, ताली बजाता हूँ, और आगे देखता तो ऐसे बैठ जाते जैसे सबके सब मिलके मेरे को श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। इनकी अलग पीड़ाएं होती है साहब। क्या गीत हुआ करते थे। हाँ। गीतों के माध्यम से बात हो जाया करती थी। दूल्हे राजा घोड़ी पे बैठते थे, तोरण मारने जाते थे तो गीत बजता था कि बाहर फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और आजकल गीत बजता है कि तुझे दूल्हा किसने बनाया रे, भूतनी के। मतलब हमारे फिल्मी गीत का लिख क्या रहे, यही समझ में नहीं आ रहा। दीदी, माताओं बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, शायद इस बॉलीवुड ने, इस फिल्म इंडस्ट्रीज में इससे अच्छा गीत नहीं दिया। एक प्रश्न है आपसे, एक बेटी की विदाई का गीत हम आज भी सुनते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती है। आप जानते वो गीत कौन सा था जो विदाई के टाइम पे जिसे सुन के हमारी आंखें नम हो जाती है? बिल्कुल वो गीत था कि बाबुल की दुआएं लेती जा जा, तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। ये गीत होते थे। अभी हमारे यहाँ देवास में एक बेटी की विदाई हो रही भाई साहब, और बाहर कार खड़ी जिसपे गुलाब के फूल लगे, और विदाई के टाइम पे बैंड वालों ने गीत फंसाया। और गीत कौन सा? अरे देख 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 तू यहाँ वहां ना फेंक। क्या बात है, वाह। इधर विदाई हो रही और गुरुजी उधर गीत। अरे देख 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 तू यहाँ वहां ना फेंक, फैलेगी बीमारी होगा सबका बुरा हाल। इधर दुल्हन विदा ने उधर गीत चालू कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। क्या बात है, क्या बात है, वाह। कहाँ आ गए साहब? क्या गीत हुआ करते थे, हम बात कर लिया करते थे। मैं देवास में रहता हूँ, इंदौर से 30 किलोमीटर पहले। एक बार मेरे बालक को मैंने आगे बिठाया, मैं स्कूटी से इंदौर गया, मेरे पास में एक महिला आई, स्कूटी से हम सिग्नल पे रुके, उस महिला की स्कूटी पे एक छोटी सी बच्ची। अब उस महिला को देख के मैंने एक गीत मन से निकला, मेरे अंदर श्रृंगार प्रकट हुआ, स्वागत। तो उस महिला को देख के मैं शुरू हुआ, चौदहवीं का चांद हो वाह। या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो छोटी सी बच्ची को देख के मेरा बच्चा शुरू हो गया। हमारे संस्कारों का पतन हो गया गुरुजी। वो बच्ची को देख के बच्चा शुरू हुआ, चांद के पास जो सितारा है, क्या बात है, जिंदाबाद। वो सितारा हसीन लगता है,
अब वो स्कूटी वाली महिला शुरू हो गई, मैं तो समझी थी बाप कमीना है, तू तो उससे कमीना लगता है। ये हो गया साहब। क्या बात है, वाह। हमने ऐसे गीतों को सुनना शुरू करा तो गीतकार ने ऐसे गीत लिखना शुरू कर दिया। वो गीतकार को 1 लाख रुपए मिलते हैं, उस 1 लाख रुपए में लिखता है कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। भाई साहब, हमारे घर में जब बेटा जन्म होता है तो उस बेटे को हम प्रेम से बोलते हैं मुन्ना, लेकिन कोई बेटी जन्म लेती है तो उस बेटी को हम प्रेम से कहते हैं मुन्नी। लेकिन जब कोई कलमकार माँ सरस्वती का बेटा उस बेटी को लिए ऐसा लिखता है कि मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तब कुलदीप रंगीला कहना चाहता है, मंच के बड़े कवि मुझसे कहते हैं कि बेटा कुलदीप कुछ अच्छा लिखो, मंच पे दिखो। मैं कहता हूं कि मैं दिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा, पर मुन्नी पे नहीं, मैं मुन्ने पे लिखूंगा, क्योंकि ये मुन्ना सबसे हटके है। सलमान की तरह इसके लटके और झटके हैं, लड़कियों के नंबर सेव है इसके मोबाइल में, सिगरेट भी पीता है तो अजय देवगन की स्टाइल में, लड़कियों को घुमाता है कॉलेज में सेट कर, शराब तक पीता है अपने पिता के साथ बैठकर। कोई कहता है कि ये किसी फिल्म का नायक बनेगा, कोई कहता है नालायक बनेगा, कोई कहता है खलनायक बनेगा, मगर मैं कहता हूं कि इसके असली लक्षण ये बता रहे हैं कि ये मेरे देश का कोई मंत्री या कोई विधायक बनेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह। प्रणाम करता हूं। बाबूजी आप बैठेंगे ना? मजा। कोई बात नहीं। माता जी, मुझे आपसे उम्मीद है, आपका बेटा बहुत दूरी से आया है, 250 किलोमीटर की दूरी से, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि जानता हूं साहब, माता बहनों को सुबह खाना भी बनाना है, कई काम होते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा कि एक एक व्यक्ति मेरे लिए अमूल्य है साहब। हम हमारे संस्कारों को बचाएं, हमारी बोली को बचाएं। ये तो हालत क्या है, पिछले वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत और कुलदीप रंगीला इस मंच पे घोषणा करता है कि आप में से एक भी व्यक्ति अगर मेरे को उस गीत का अर्थ बता देगा तो आज का लिफाफा उसका। ये घोषणा मैं करता हूं। हमने उस गीत को अनमोल बनाया, सर्वश्रेष्ठ गीत बनाया पिछले वर्ष। और गीत कौन सा था? पायर तू डहा तिरवाड़ा जाके सिटी बोले बोले चौन दिए बदन तत सुमन सुमन तुमरा बादाम पदन बादाम बादाम दादा काचा बादाम बादाम बादाम। अर्थ का अनर्थ हो गया भाई साहब। कहां से चले थे कहां तक आ गए? हमने बॉलीवुड का बहिष्कार कर दिया। हाँ। हम तमिल फिल्मों की तरफ चल पड़े थे, पुष्पा राज। झुकेगा नहीं साला। मैं झुकेगा नहीं साला। लेकिन साहब, एक एक व्यक्ति तक मेरी बात पहुंचे, मेरी बहनें बेटी है, आपका आशीर्वाद अपने इस भाई को मिले। मैं बड़ी बात गुरुजी की उपस्थिति में करना चाहता हूं कि पुष्पा राज झुके न झुके, ये कुलदीप रंगीला झुकेगा। ये सत्य है कि झुकने वालों में हमारा नाम दर्ज नहीं होता है, लेकिन झुकने से अगर हमारे रिश्तों में मजबूती आती है तो फिर हमें झुकने में कोई हर्ज नहीं होता है। क्या बात है, वाह वाह। आती है तो फिर हमें झुकने में कोई हर्ज नहीं होता है। और फिर ताली उठाना कि कुलदीप रंगीला झुकेगा, मगर उसके आगे झुकेगा जिसके मन में सच्चाई है। अरे कुलदीप रंगीला झुकेगा, मगर उसके आगे झुकेगा जिसके मन में सच्चाई है। उसके आगे झुकेगा जिसने इस मिट्टी के लिए अपनी जान गंवाई है। अरे उसके आगे झुकेगा जिसके मस्तिष्क में उसके पिता और उसकी माई है। और उसके आगे झुकेगा साहब जिसने हिंदुस्तान में फिल्म द कश्मीर फाइल बनाई है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। जिसने हिंदुस्तान में फिल्म द कश्मीर, साहब ये परिवर्तन क्यों हुए हैं? और परिवर्तन जब होने लगते हैं, आज पूरा देश सनातनी हो गया है। वरना 2 कौड़ी के लोग जेएनयू के बाहर खड़े होते थे और कहते थे कि कितने अफजल मारोगे, अगर घर से अफजल निकलेगा भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हमने वो दिन भी देखे हैं साहब। आज जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। परिवर्तन हुआ है और आप उस पर मोहर लगा देना। मैं कहना चाहता हूं, और देखो कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल जी की याद आ गई। उनको तो कोई याद नहीं कर रहा आजकल। हालांकि फर्क ऐसा है कि उनके गले में जो मफलर है वो मफलर जैसा दिख रहा है, और आपके गले में जो मफलर है वो दीवड़ जैसा दिख रहा है। वाह, बहुत अच्छा सुंदर साहब। आइए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है।
और मैंने क्या कहा कि वैसे ही कवि बड़ी पीड़ाओं को भोगते हैं। अभी एक कवि सम्मेलन था कोरोना के बाद में, अपने ये विवेक शर्मा ने हुआ लिया एक प्रोग्राम दानपुर राजस्थान। अब हो नहीं रहे तो मेरे को फोन लगाया इसने, खेच खेच कुछ खेच सच कर। बोले भैया एक कवि सम्मेलन उगाया। मैंने कहा काई में गमले में उगाया? बोले नहीं, अपने एक मित्र हैं तिवारी जी, उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो अपन ने कवि सम्मेलन ठोक दिया। पहुंच गए साहब कवि सम्मेलन में, तिवारी जी मंच पे बैठे, थोड़ी सी लगा ली, घोषणा कर दी कि कवियों को पेमेंट जब ही मिलेगा जब वो मेरे पुत्र पे 4-4 पंक्ति सुनाएंगे। अब सारे कवि टेंशन में। अब देश की बात छोड़ो, धर्म की बात छोड़ो, समाज की बात छोड़ो, और वो तिवारी जी के पुत्र पे कविता पढ़ो। पूरी पेमेंट खतरे में फंसा। और ये कवि क्या बड़े टेक्निकल होते हैं साहब, इनके पास हर बात का जवाब रहता है। अभी परसों के दिन मेरे घर में एक सांप घुस गया, सच बता रहा हूँ। वो सांप घुस गया। हम 6 भाई हैं जिसमें से 4 पहलवान, पूरे 6 के 6 लोग बाहर, घर में अकेला सांप। वहां से दूध वाला निकला, बोले ठाकुर साहब बाहर क्यों खड़े? मैंने कहा घर में सांप घुस गया। बोला कितना बड़ा था? मैंने कहा तेरे को क्या उसके लिए कुर्ते पजामे सिलना है? ताली वाली बजा, अपन आगे बढ़े। मतलब पीड़ाओं को भोगते साहब। तिवारी जी ने घोषणा कर दी कि पेमेंट जब ही मिलेगा जब वो मेरे पुत्र पे 4-4 पंक्ति सुनाएंगे। अब वो वीर रस के कवि को खड़ा करा तो वीर रस के कवि ने काटा पीटी करके भाई साहब अपनी कविता में महाराणा प्रताप की जगह तिवारी जी को फंसा दिया। और शुरू हो गया वीर रस का कवि। देखना ये सब का ही बाप बनेगा। और वीरस के कवियों की एक ऑब्जर्वेशन बताता हूँ गुरुजी, मंच पे आके एक बात को बार बार रिपीट करते हैं और क्या बोलते हैं, एक निवेदन कर देना चाहता हूँ। फिर 2 लाइन पढ़ेंगे, एक निवेदन कर देना चाहता हूँ। इसी कारण लोगों ने दूर बैठना शुरू कर दिया कवि सम्मेलन से, कि निवेदन करते करते कूद नहीं पड़े। फिर 2 लाइन पढ़े और फिर निवेदन कर देना चाहता हूँ। अब होता है क्या, हम जैसा मंच पे करते हैं ना वैसी हमारी आदत भी पड़ जाती है। अब वो चाय की दुकान पे भी जाए तो चाय वाले से भी ऐसे ही बोले, निवेदन कर देना चाहता हूँ एक चाय पिला। पान की दुकान पे जाए तो वहां भी ऐसे ही बोले, निवेदन कर देना चाहता हूँ एक पान खिला। तो घर से भाभी जी ने फोन ठोक दिया। खेच खेच कुछ खेच खच खींच खच खींच। क्या कर रहे हो? निवेदन कर रहा हूं। बोले जल्दी से घर आ जाओ नहीं तो आवेदन कोई दूसरा ही कर जाएगा। तालियां कमजोर है आपकी। तो ये आवेदन और निवेदन का फर्क होता है साहब। और वीरस के कवि ने जो है तिवारी, महाराणा प्रताप की जगह तिवारी जी को फंसाया और शुरू हो गया, देखना ये सब का ही बाप बनेगा, तिवारी का बेटा तो प्रताप बनेगा। पेमेंट खतरे में फंसा। निकालो कैसे? वो कवित्री को खड़ा करा उषा जी, और ये ऐसे बैठी जैसे जहां पर अकबर ने, मैं इनकी जोधा भाई। और पूरे लाल वस्त्र धारण कर रखे, ऊपर से काले रंग का चोला चढ़ा रखा है। और सारे कवियों के बीच में लग कैसी रही है कि बूझे हुए दीपकों के बीच में जलती हुई एक ज्योति है। क्या बात है, वाह साहब। देखो मैं शुद्ध कवि हूँ और कहीं से भी हाथ से निकाल लेता हूँ, कहीं भी पहुंच जाता हूँ कि बूझे हुए दीपकों के बीच में जलती हुई एक ज्योति है, जैसे रुद्राक्ष की माला के बीच में कोई मोती है। तो इन कवियों के बीच में हाँ ये मैडम दिखती है ऐसे कि पेंट शर्ट की डोरी के बीच में टंगी हुई एक धोती है। के सारे कवि हैं श्याम वर्ण, पर मैडम सबसे गोरी है। क्या बात, बढ़िया चल रहा है। बस ये मफलर को देख के दीवड़ वाला ऑब्जर्वेशन आ जाता है, बाकी तो ठीक है। बस इसको बांधना मत, नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे दीवड़ सर पे बांध रखी है। के सारे कवि है श्याम वर्ण। और मैं सच बताऊं साहब, मेरे को खूब आनंद आया। सुनने वाले का मेरा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊं, आज से 15 वर्ष पहले जब कुलदीप रंगीला ने अपने कवि सम्मेलन की शुरुआत की थी, पहला कवि सम्मेलन पढ़ा था तो मंदसौर के ही मंच पे पढ़ा था।
पशुपति नाथ जी के आशीर्वाद से उस कवि सम्मेलन में 15 वर्ष पहले गुरुजी मुझे कोई बहुत बड़ा लिफाफा नहीं मिला था, मात्र 51 रुपए का लिफाफा मिला था मुझे आशीर्वाद स्वरूप। आज मैं बड़े बड़े कवि सम्मेलन में जाता हूँ, संस्कृति विभाग में हमें 50,000 1 लाख तक के लिफाफे मिलते हैं, लेकिन उस 51 रुपए की कीमत इन लिफाफों से बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो मेरे जीवन का पहला लिफाफा था। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और जिस वक्त वो लिफाफा मुझे प्राप्त हुआ, मैंने उसी समय कसम खाई, उसी समय संकल्प लिया कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, कवि सम्मेलन का पैसा मैं कभी स्वयं के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि कवि सम्मेलन के पैसों से मैं केवल 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से मैं केवल 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं, फिर टेंशन में आ गए। मैंने कहा कुलदीप रंगीला के टाइम पे लोड नहीं लेना भाई साहब, बहुत सारी बात कही, अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं, इतने देशों की यात्रा की है, अब जो विदिशा तक नहीं गया उसको विदेश पहुंचा रहे हैं। लेकिन साहब कुर्बान करता हूं सारे अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, अगर 4 लोग 4 श्रोता आपके जैसे मिल जाएं, मैंने क्या कहा, एक एक व्यक्ति मेरे लिए कीमती है, और इतने ही कीमती वो तिवारी जी थे। अब वो कवित्री को खड़ा किया गुरुजी, अब वो कवित्री ने अपनी गजल में तिवारी जी को फंसा, अब उससे तिवारी जी गजल में घुस नहीं रहे, काफी नहीं मिल रहे। तो कवित्री के पास में बैठे देवबंदी साहब, तो उनसे कहा उस्ताद जी इसमें तिवारी जी को फंसा। अब उस्ताद जी तिवारी जी को वो अगर फंसा भी दे तो उस्ताद है, सब सही होगा, क्योंकि उस्ताद का काम क्या ये देखते हैं चाशनी में तार कितना है। तो उनने तिवारी जी को गजल में फंसाया, कवित्री शुरू हो गई कि देखना ये कोई उड़ती चील बनेगा, अरे देखना ये कोई उड़ती चील बनेगा, तिवारी का बेटा तो वकील बनेगा। तिवारी पेमेंट खतरे में फंसा। लेकिन 8 कवियों के बाद में मेरा नंबर आया, मैंने कहा तिवारी जी आपका बेटा डॉक्टर बने या ना बने, इंजीनियर बने या ना बने, पर ये कुलदीप रंगीला स्टाम्प पेपर पे लिख के देता है कि आपका पुत्र क्या बनेगा, और उसको बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता, तो वो तिवारी जी टेंशन है। अब हास्य कवि का जवाब क्या होता है, सब आनंद लेना कि घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला, अभी नहीं बजानी, जब सब बजाए तब बजानी, बजा पहला तेल ये मजा है। आप तो मस्त बैठे हो, प्रणाम करता हूँ कि घर पे तिवारी जी के पुत्र ने जन्म लिया, एक मित्र बोला कवि भारी बन जाएगा, एक बोला डॉक्टर, एक बोला इंजीनियर, एक कहने लगा अधिकारी बन जाएगा। तो मैं बोला ना डॉक्टर और ना ही इंजीनियर, ना कवि भारी ना पटवारी बन पाएगा, पापा जी तिवारी इसके माता जी तिवारी, इसकी बड़ा होके यह भी तिवारी बन जाएगा। बड़ा भंडारा वाकई में बहुत डर रहा था, लेकिन आप बहुत अच्छा सुन रहे। अब इसी गोत्र का एक छंद और पढ़ दो कि रवि सालू जी को खड़ा करो कि एक मित्र के घर एक, प्रणाम करता हूं, आप ताली वाली बजा लिया करो थोड़ा बहुत बीच में, और ये भी बताना कार्यक्रम के बाद में तेल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, एक बार इधर का उधर नहीं हो रहा है। रात को 2 बजे कि एक मित्र के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला नवीन रख दीजिए। 1 वर्ष बाद दूजे पुत्र ने जन्म लिया, नाम पूछा मैं बोला प्रवीण रख दीजिए। अरे तीजा पुत्र हुआ तो वो मुझसे झगड़ पड़े कि इसके नाम के पीछे विपिन रख दीजिए। मैं बोला एक का नवीन, दूसरे का है प्रवीण, तीसरे का नाम सोयाबीन रख दीजिए। बहुत सारी पीड़ाएं होती है, लेकिन आइए साहब एक गीत में लगभग मेरे को पौन घंटा हो गया है, कविताएं तो बहुत सारी थी लेकिन समय बहुत हो चुका है। मैं एक कविता गौ माता के ऊपर पेरोडी गीत पढ़ना चाहता हूं, और आप अगर इजाजत देंगे तो एक कविता गौ माता पे और एक गीत
हमारी जन्म देने वाली माँ के ऊपर। अगर आप चाहते हैं, पहले मैं गौ माता की कविता पढ़ता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी स्वीकृति होना जरूरी। मैं नहीं चाहता कि कविता के बीच में कोई उठ के जाए। स्वागत है भैया, स्वागत है। क्योंकि साहब गौ माता की जो दशा है, मुझे बड़ा दुख हुआ कि हम सनातनी और यहाँ पे गाय के बछड़े का अगर कोई सिर काट ले तो ऐसे कैसे काट ले उस मुक्त प्राणी का। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ, पंक्ति के साथ सम्मिलित हो जाना। स्वागत है भैया, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। गैया 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 रे, गैया 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 रे। और अगली पंक्ति संभाल लेना पीछे वाले मेरे भाई लोग, कि गैया 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 रे, गैया 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 रे। अरे भव सागर से पार लगा इस वतन की नैया रे। गैया 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 रे, गैया 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 रे। भव सागर से पार लगा इस वतन की नैया रे। और बंद देखिए, हे तू सब की माता, हे हम तेरे बेटे, माँ हम पर दया तो करो। क्या बात आप, मैं जिस पवित्र मंच पे खड़ा हूँ, ये श्रीमद् भागवत जी का मंच है। और केवल हंसना हंसाना कवि सम्मेलन का एक भाग जरूर होता है, लेकिन उसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता। उसका उद्देश्य होता है कि आप तक, समाज तक कोई बात पहुंचे। हे तू सबकी माता, हे हम तेरे बेटे, माँ हम पर दया तो करो। और सुन मेरे भाई, क्यों कटती है गाय, जरा सी हया तो करो। क्योंकि गाय की सेवा करते थे खुद किशन कन्हैया रे। गैया 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 रे, गैया 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 रे। भव सागर से पार लगा इस वतन की नैया रे। और साहब, पहले जो गायें होती थी, गौ माताएं होती थी, उनका दूध भी हमें शुद्ध मिलता था। और क्यों मिलता था? गाय का दूध बड़ा गुणकारी, होती इससे दूर बीमारी। ये चेहरे की चमक बढ़ाता, ये आंखों की खनक बढ़ाता। इसको पीते थे मनमोहन, पी के बने वो मुरली वाले, सारे जगत के थे रखवाले। इतना है ये चमत्कारी, गाय का दूध बड़ा गुणकारी, गाय का दूध बड़ा गुणकारी। और आज नहीं है भाई भाई का, अरे आज नहीं है भाई भाई का, क्योंकि त्यागा दूध गाय का। आज नहीं है भाई भाई का, क्योंकि त्यागा दूध गाय का। दूध गाय का कर दो चालू, ताकि फिर से बनो दयालु, नहीं बनो तुम भ्रष्टाचारी। गाय का दूध बड़ा गुणकारी, गाय का दूध बड़ा गुणकारी। और वो जो गुणकारी दूध जो हमको मिलता था, वो इसलिए मिलता था कि गाय हरा हरा चारा खाती थी। उसके साथ कई औषधियां गाय के अंदर जाती थी, और वो औषधियां उस दूध के अंदर सम्मिलित होकर हमें स्वस्थ रखती थी। लेकिन आजकल गाय क्या खाती है और क्यों खाती है? स्वागत है भैया, स्वागत है। अरे खाती थी चारा, चबाती थी चारा, थे गाय कैसे भी दिन वो। अरे खाती थी चारा, चबाती थी चारा, थे गाय कैसे भी दिन वो। पर खाती है कागज, वो खाती है कचरा, चबाती है अब पॉलीथीन वो। क्योंकि गाय का चारा तो खा गए अपने लालू भैया रे। गैया 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 रे, गैया 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 रे। भव सागर से पार लगा इस वतन की नैया रे। गुरुदेव, अंतिम पंक्तियां, जितने भी लोग 25, 50, 100 लोग इस प्रांगण में बैठे हैं, आज एक संकल्प लेके जाए इस मंच से। वो संकल्प क्या है? कि खाओ कसम अब ना बेचोगे गाय को, पूजा करोगे सब उसकी। अरे खाओ कसम अब ना बेचोगे गाय को, पूजा करोगे सब उसकी। और बेटों के होते हुए इस धरा पे अब गौमा भरेगी न सिसकी। और जो भी गाय को माना बोले, उसे काटे ततैया रे। गैया 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 रे, गैया 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 रे। भव सागर से पार लगा इस वतन की नैया रे। बोलिए गौ माता के। एक बार जोरदार ताली आदरणीय कुलदीप जी रंगीला साहब के लिए। एक माँ वाली कविता। और भैया आप बैठ जाओ, बस 2 मिनट की और कविता है। अब बैठो बैठो, आराम से बैठो। आज के हमारे मंच के शिखर कलश आदरणीय कुलदीप जी रंगीला साहब। हालांकि आप सोच रहे होंगे कलश अलस माथे पे होगा, ऐसा नहीं है। स्वागत है भैया। ये जा रहे हैं, अब 3 मिनट चाहता हूँ
एक तो ये नहीं दिख रहा मुंह आपका इस तरफ है कि उस तरफ है। मतलब महिलाओं का तो इतना बड़ा घूंघट नहीं होता जितना बड़ा उन्होंने टोपा ढाक रखा मुंह पे। चलता है। आइए साहब, एक कविता माँ के ऊपर गुरुदेव के स्वागत में है, इस स्वागत है। कवि सम्मेलन की अंतिम कविता। स्वागत है और गुरुदेव। कविता की भूमिका सिर्फ इतनी है भाई साहब कि एक बेटा है, अविवाहित था, उसकी माता का स्वर्गवास हो जाता है, अपनी माता से बड़ा स्नेह करता है, कहीं दूर नौकरी में था, आता है, अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है और 2 दिन तक अपनी माँ की याद में रोटी का एक निवाला अपने मुंह पे नहीं रखता। ये कविता अभी मैंने पिछले 22 जनवरी को दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में पढ़ी थी। भाई साहब, सरापा एसोसिएशन का प्रोग्राम था, सुनने वाले जितने लोग थे सब सोने चांदी के बड़े व्यापारी थे, सोने चांदी के व्यापारी थे। और जब मैंने इस कविता का वाचन किया तो एक श्रीमान जी मंच पर आए, उन्होंने अपने गले में से 10 तोले की सोने की चेन निकाली और मेरे गले में डाल दी। मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले, बोले ये आपकी कविता का पुरस्कार। मुझे यकीन नहीं हुआ कि 10 तोले की सोने की चेन कोई कविता के पुरस्कार के रूप में कैसे दे सकता है। मैंने उस चेन को अपने बैग में नहीं रखा, अपने पर्स में नहीं रखा, उस चेन को अपनी मुट्ठी में बांध के मैं देवास तक लाया, क्योंकि 4 कवि भी मेरे साथ थे जो कविता नहीं छोड़ते हैं। क्या बात है। चेन छोड़ेंगे? लेकिन मेरे को डाउट था कि वो 10 तोले की है कि नहीं। था हमारे यहाँ मणिराम जी की एक दुकान है, मैं उनके पास गया, मैंने कहा इसको तोल के बताओ कितने तोले की। तो मणिराम जी ने तराजू पे रखा, बोला 10 तोले की। मैंने कहा कितने की? बोले 36 रुपए की। सब कई तरह की पीड़ाएं हो जाती है, लेकिन आइए उस बेटे का दर्द, उस बेटे की पीड़ा। 2 दिन पहले जिसकी माता का स्वर्गवास हुआ है, अपनी माँ की याद में वो बेहाल है, रोटी का निवाला मुंह पे नहीं रखा है। मैं कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो अपने मुख पे रोटी का निवाला कब रखता है। मंच का स्वागत है भैया, स्वागत है। हो गया सो गया रे। इनको अलग दौरे उठ रहे हैं। ये भी वह माँ जिसने जीवन भर मुझको रोने तक नहीं दिया। कविता से जुड़िया, ये साहब शिखर कलश का समय है कि वह माँ जिसने जीवन भर मुझको रोने तक नहीं दिया, आज उसी की यादों ने 2 दिन तक सोने नहीं दिया। जो बचपन में मुझे सुलाती, मैं उसे सुला कर आया हूँ। और लगता जैसे माँ के संग में खुद को मिटा कर आया हूँ। लगता जैसे माँ के संग मैं खुद को मिटा कर आया हूँ। और कविता के साथ यात्रा करना मेरी बहनों को उपहार स्वरूप दे के जाता हूँ कि उपस्थिति दर्शाने वाले घर में रिश्तेदार थे सब। अरे उपस्थिति दर्शाने वाले घर में रिश्तेदार थे सब, पर फटकार लगाने वाला घर में कोई नहीं था। अब 2 दिन बीते, सारे बोले कुछ तो पेट में डालो तुम। माँ बोली सपने में आकर, बेटा खाना खा लो तुम। सपने में पाके माँ का दर्शन में दौड़ा तब किचन में, फौरन हाथ लगाया मैंने रोटी के डब्बे के बर्तन में। अरे डब्बा खोला, उस डब्बे में मुझको माँ का प्यार मिला। जीवन भर फिर भूख ना लगे ऐसा ही का हार मिला। अरे घी में लथपथ पतली पतली एकदम छोटी छोटी थी। अरे उस डब्बे में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी थी। क्या बात है, वाह 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 वाह। उस डब्बे में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी थी। और साहब अगली पंक्ति फिर संभालना, आपका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचे कि उस डब्बे में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी थी। उस रोटी के साथ न सब्जी, ना चटनी ना भाजी थी। क्या अरे उस रोटी के साथ न सब्जी, ना चटनी ना भाजी थी। अरे रोटी 2 दिन पहले की थी लेकिन एकदम ताजी थी। रोटी 2 दिन पहले की थी लेकिन एकदम ताजी थी। आपकी आंखें मुझे नम दिख रही है, शायद गुरुदेव का आशीर्वाद सार्थक हो गया है। मैंने आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी लाया और आपकी आंखें भी नम हो गई है। कहीं ना कहीं मेरा कविता पढ़ना सार्थक हुआ है कि उस रोटी के साथ न सब्जी, ना चटनी ना भाजी थी। रोटी 2 दिन पहले की थी लेकिन एकदम ताजी थी। और कविता की सबसे अनमोल पंक्ति सुनाता हूँ भाई साहब, और इस कविता पे मैं चाहता हूँ कि अभी तक जितनी तालियां बजी है उसमें दुगनी करके मुझ तक पहुंचा देना, अगर आप तक मेरी बात पहुंच जाए। कि रोटी को लगा चेहरे से भूला, घर में माहौल है गम्मी का। वह 2 रोटी यूं लगती जैसे आंचल हो मम्मी का। अरे वह 2 रोटी हरिश्चंद्र की सच्चाई से अच्छी थी। वह 2 रोटी हरिश्चंद्र की सच्चाई से अच्छी थी। वह 2 रोटी रामायण की चौपाई से अच्छी थी। वह 2 रोटी जीवन के हर शुभ संयोग से अच्छी थी।
अरे वह दो रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। वह दो रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी। और मित्रों, कविता अपने अंतिम पड़ाव पर है। अगर कुलदीप रंगीला ने अपने 55 मिनट के काव्य पाठ पे आपके हृदय पर ईमानदारी से हस्ताक्षर कर दिए हो, तो मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आधा मिनट ताली बजाए, ताकि इन कवियों का हौसला बढ़े। कविता की अंतिम पंक्ति उपहार स्वरूप सोचता हूं कि वह दो रोटी जीवन के हर शुभ संयोग से अच्छी थी, वह दो रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी। रोटी खाकर कुछ खाने की इच्छा मन में जगी नहीं, कसम है मित्रों माँ की मुझको भूख आज तक लगी नहीं। वर्ष कई व्यतीत हो गए इस घटना के बाद में, जाने कितने लम्हे गुजरे उन दो रोटी की याद में। माता मुझको भूख लगी मैं नींद में बोला करता हूँ, आज भी रोटी के डब्बे का ढक्कन खोला करता हूँ। भूख देखकर शायद मेरी उस माँ का कलेजा हिल जाए, और फिर से किसी दिन डब्बे में माँ की दो रोटी मिल जाए।